चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। स्क्यू लाइंस होती कौन सी थी? जो ऐसे 3D में होती है, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती लेकिन पैरेलल भी नहीं होती। अब अगर मैं एक ही प्लेन की बात कर रहा हूँ कि दोनों लाइंस जो है वो एक ही प्लेन में है, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, या फिर वो पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, वो तो बदलता है नहीं, यही रहेगा डिस्टेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कर ही रहे हैं अभी, और स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमने कल कर लिया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किया था जो। अब दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, 1 2, ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास। मान लेता हूं एक है आर वेक्टर इज a1 प्लस लैम्डा बी, और इधर वाला आर वेक्टर इज a2 प्लस लैम्डा बी। a1 और a2 दो अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, a1 और a2 दो अलग अलग पॉइंट है। एक लाइन पे a1 है, एक लाइन पे a2 है। मान लो कोई एक लाइन है, इस पे a2 ले लेता हूँ, इस पे a1 ले लेता हूँ, ये फिक्स्ड पॉइंट है। बी दोनों में सेम लिया है, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ऑपोजिट होगी तो लैम्डा एक दूसरे का नेगेटिव हो जाए, एक में लैम्डा ले लो, एक में म्यू ले लो, भली वो मर्जी है अपनी। पैरेलल लाइंस कैसी दिखाई देंगी? जिनकी डायरेक्शन सेम होगी या प्रोपोर्शनल होगी। याद आ गया? यस और नो चैट बॉक्स में लिख देना। पैरेलल लाइंस में ये सेम दिखाई देगा, या प्रोपोर्शनल भी दे सकता है, वो कॉमन लेके हम म्यू में या लैम्डा में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जरा सा दिमाग चलाओ कि मैं इनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, वो कैसे निकाल सकता हूं? इनके बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? मुझे पता है ये डायरेक्शंस, और ये इसका एक फिक्स पॉइंट और इसका एक फिक्स पॉइंट। देखो, क्या ये डॉटेड डिस्टेंस निकाल सकता हूं? यस और नो? a1 और a2 के बीच का डॉटेड डिस्टेंस बिल्कुल निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है हमेशा। तो मुझे चाहिए ये सॉलिड वाला डिस्टेंस। डॉटेड मैं निकाल सकता हूं, अगर ये थीटा पता चल जाए तो इसका साइन थीटा ले लूंगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। यस और नो? बिल्कुल सही। नेमिंग कर लेता हूं चाहो तो। मान लेता हूं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है। तो बेसिकली मैं निकालना चाहता हूं ST साइन थीटा। यस और नो? ST इंटू साइन थीटा करूंगा तो ये मिल जाएगा। अब साइन थीटा साइन थीटा हमें कहां दिखाई देता था? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं दिखाई देता था? क्रॉस प्रोडक्ट में दिखाई देता था, बिल्कुल सही लिखा है चैट बॉक्स में। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बी वेक्टर तो ये बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं ST वेक्टर के साथ, तो वो होगा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ST वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां भी मॉड लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड। ये स्टेप समझ आया? बी का क्रॉस लिया ST के साथ तो वो आएगा बी, क्योंकि बी वेक्टर डायरेक्शन तो पता ही थी मुझे। ST वेक्टर कैसे निकालूंगा ये कौन बता सकता है? ST वेक्टर कैसे निकालूंगा ये कौन बता सकता है? ST वेक्टर, ST वेक्टर ये आ जाएगा A1 माइनस A2 से, या A2 माइनस A1 से। क्या कहते हो? A1 माइनस A2 या TS या ST, बात एक ही है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो A1 माइनस A2 लिख लेते हैं, ज्यादा एक्यूरेट रहना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना बी वेक्टर का क्रॉस A1 माइनस A2 से का मैग्नीट्यूड एस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड S2 क्या है? A1 माइनस A2। या एक काम करें, इसको, ये तो रिक्वायर्ड टर्म ही है मेरी, क्या कहते हो? इसको PT लिख लेता हूं, PT।
ये पीटी जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, एस टी इंटू साइन थीटा इज पीटी। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, बी क्रॉस A1 माइनस A2 का मॉड अपॉन बी वेक्टर का मॉड। ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। बहुत ही आसान फॉर्मूला। बी वेक्टर क्वेश्चन में होगा, A1 A2 ये भी दोनों क्वेश्चन में होगा। तो बी वेक्टर का क्रॉस लेना है हमें, किससे, A1 माइनस A2, इस वाले वेक्टर से। A2 माइनस A1 लिखो या A1 माइनस A2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड है पॉजिटिव ही हो जाएगा। नीचे बी का मॉड लेना है। नोटबुक तक पहुंचा दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। हाँ, अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, and find the shortest distance between the lines this and this। दो लाइंस दी हुई है। And also find the equation of line of shortest distance। Also find the equation of line of shortest distance। Also find the equation of line of shortest distance। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताना है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन कल हमने LM लिखा था, उसका नाम याद हो तो, LM वाली लाइन की इक्वेशन भी बतानी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर। सेकेंड लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइंस लिखिए। लिख लिया भाई, डन लिखना, लिख लिया हो तो ये ध्यान से देखना, ये पैरेलल लाइंस है, जान के टर्म यूज करा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो तुम्हें खुद पहचानना होगा कि पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगना है या नॉन पैरेलल वाला। ये नॉन पैरेलल है, नॉन कोप्लेनर, ये पैरेलल वाली। वो ऐसा नहीं है कि वो लिख के देगा। नेक्स्ट लिखो, थर्ड,
if the straight lines x equals to -1 plus s, comma y is equals to 3 minus lambda s, comma z equals to 1 plus lambda s, and x equals to t by 2, comma y is equal to 1 plus t, comma z equals to 2 minus t. दो लाइंस है, एक ऊपर और एक नीचे. If the lines this and this are coplanar, find lambda. If the lines this and this are coplanar, find lambda. If the lines this and this are coplanar, find lambda. Next लिखो. Find the equation of line passing through. Find the equation of line passing through 1, 1, 1. Find the equation of line passing through 1, 1, 1. And intersecting the lines this and this. Equation of line passing through 1, 1, 1 इससे पास करनी चाहिए, एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जानी चाहिए, ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए. फटाफट से नोट कर लो इसको. अच्छा, ये हो गया लाइंस पे सवाल. अब हमें मूव करना है आगे प्लेन पे. लाइन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई. अब हम बात करेंगे प्लेन के लिए. प्लेन, एक चीज याद रखना, अगर तुमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 11th में पढ़ा हुआ है 2D वाला जो होता था, उसी से सेम. देखो प्लेन, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको एक और डायमेंशन दे दूं, सोचो एक स्ट्रेट लाइन को एक और डायमेंशन दे दी तो वो क्या बनाता है, प्लेन बनाता है. ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो इसको इधर को घुमा दो तो ये क्या बन गया, एक प्लेन बन गया ना. देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, ये पेन, इसको इधर को घुमा दिया ऐसे तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे इसने एक प्लेन क्रिएट कर दिया. तो अगर स्ट्रेट लाइन को एक डायमेंशन और दे दो तो वो क्या बन जाता है, प्लेन. जैसे अगर तुम्हें याद हो तो तुम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको बोलते थे स्ट्रेट लाइन. इसको एक डायमेंशन और दे दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, एक ये z डायमेंशन और दे दी, ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन. किसमें, 2D में. 3D की स्ट्रेट लाइन अलग होती थी, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी. ये 2D में स्ट्रेट लाइंस होती है. 3D में ये क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा. बात समझ में आई. 3D में क्या होते हैं, एक 2D फिगर को एक डायमेंशन और दे दी तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, जैसे सर्कल है उसको एक डायमेंशन और दे दो तो वो एक स्फीयर बन जाता है, वो तीसरी तरफ भी रिवॉल्व करने लगता है. स्ट्रेट लाइन को एक डायमेंशन और दे दो वो एक प्लेन बना देता है. क्या करो, ये पेन पकड़ो और इसको ऐसे नीचे गिरा दो तो नीचे गिरते हुए जो ये ट्रेजेक्ट्री बनाएगा वो एक प्लेनर ट्रेजेक्ट्री होगी. अगर ये सीधे सीधे ऐसे गिरते हैं या ऐसे जिस भी एंगल पे गिरोगे वो एक प्लेन बना देगा. तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखनी है. जैसे हमने बात करी थी स्ट्रेट लाइन की. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग डिराइव करके लाए थे वेक्टर फॉर्म में भी, कार्टेशियन फॉर्म में. ऐसे ही प्लेन की इक्वेशन हमें कैसे लिखनी है और किस सर्कमस्टांसेस में कैसे लिखी जाएगी वो थोड़ा सा ध्यान से देखना. एक ट्रिक बताऊंगा, मतलब उसको मानो कि ये ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जो कि हमेशा चलेगा. है क्या, कैसे लिखनी है प्लेन की. प्लेन की हम, एक प्लेन ऐसा होता है हमारे पास, ये एक प्लेन है, ठीक है. ये इसका नॉर्मल वेक्टर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर होता है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर.
प्लेन में जो वेक्टर होता है ये होता है वेक्टर इन प्लेन, जनरल वेक्टर इन प्लेन। जनरल वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड की हेल्प से। जैसे जनरल, इसको याद है आर वेक्टर इक्वल्स टू, आर वेक्टर क्या लेते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें ए फिक्स्ड पॉइंट होता था और बी डायरेक्शन। आर वेक्टर जनरल वेक्टर होता था। जनरल वेक्टर इन द प्लेन, देखो ब्रह्मास्त्र क्या है इसका, जनरल वेक्टर इन प्लेन लिखो, उसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर से क्या कर दो, जीरो। प्लेन का वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हमेशा होगा, होगा या नहीं, यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताना। प्लेन में कोई वेक्टर है वो अपने प्लेन का जो नॉर्मल, नॉर्मल का तो मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, यस और नो, गारंटेड है, लिख के दे सकता हूँ। हमेशा ये यूज करेंगे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए। जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उससे मैं ये निकालूंगा, उससे मैं ये निकालूंगा, दोनों का डॉट हमेशा जीरो कर दूंगा, मेरी कहानी खत्म। पूरे प्लेन में यही ब्रह्मास्त्र चलेगा हमेशा। अगर इस ब्रह्मास्त्र में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से। देखो अब यही चीज अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कैसे यूज होगी मैं बताता हूं तुम्हें। याद रखना, एक जनरल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, हमेशा यही करूंगा, हमेशा। एक एक करके केस बनाता हूं मैं। पहला केस लिखना साथ साथ तुम भी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through, vector equation of a plane passing through a given point, passing through a given point, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, गिवन पॉइंट ए बोल देता हूं, पोजीशन वेक्टर ए, एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मैं बोल देता हूं एन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर। क्या कहा उसने कि ये प्लेन है हमारा, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है, उसने कहा नॉर्मल वेक्टर मैं दे रहा हूं तुम्हें एन वेक्टर, एक पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया ए जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये दे दिया तुम्हें। ये दो चीजें रेड वाली गिवन है, तुम प्लेन की इक्वेशन बता दो। तो क्या करना होगा, मुझे चाहिए होगा, क्या चाहिए होता था फिर से याद करो, एक जनरल वेक्टर प्लेन में और एक नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो गिवन ही है, बहुत ही अच्छी बात है। जनरल वेक्टर प्लेन में कैसे लिखूंगा, एक पॉइंट लूंगा P, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, तो मैं ये वाला वेक्टर लिख लूंगा प्लेन में। क्या लिखूंगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, दोनों के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये AP वेक्टर आ जाएगा, किसमें, प्लेन वाला। इसका डॉट प्रोडक्ट N वेक्टर के साथ कर दूंगा जीरो, और यही मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। यही क्या है, मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, मान लो अभी तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, देखना जरा ध्यान से। अब की बार क्या होगा, ए एक पॉइंट की फॉर्म में गिवन होगा मुझे, x1 y1 z1, क्योंकि कार्टेशियन में तो पॉइंट होता है। ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये मुझे गिवन होगा ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। मैं एक आर पॉइंट मानूंगा x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आर पी पॉइंट हो गया मान लो। तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो कैसे लिख सकता हूं मैं लिखूंगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, आई कैप जे कैप जेड के कैप, उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो बनेगा x माइनस x1 इंटू ए, y माइनस y1 इंटू बी, z माइनस z1 इंटू सी बराबर जीरो। ऊपर और नीचे सेम ही चीज करिए, ये भी वही प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन,
इन कार्टेशियन फॉर्म, ये है इन वेक्टर फॉर्म। वो तो तुम इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में क्या था, एक ये पॉइंट गिवन था, जनरल वेक्टर लिया आर, आर होता क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वाला वेक्टर प्लेन वाला वेक्टर आया आर माइनस ए से, उसका डॉट प्रोडक्ट एन के साथ 0 लिख दिया। x1 y1 z1 अल्फा बीटा गामा, कोई एक पॉइंट गिवन होगा 1, 2, 3 कोई भी, ये ले लिया x y z, x माइनस दिस y माइनस दिस z माइनस दिस, ये इसका वेक्टर बना। इसका वेक्टर गिवन था, इसमें वेक्टर की जगह डायरेक्शन रेशियोज भी दे सकता है, वो एक ही बात है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे या वेक्टर दे, बात एक ही है। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया 0। फिर से मेरे पास एक्स वाई जेड में देखो x1 y1 z1 a b c, ये क्वेश्चन में गिवन थे। एक्स वाई जेड में यहाँ एक इक्वेशन बनेगी और वही किसकी इक्वेशन होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी। फर्स्ट केस तुम्हारी नोटबुक पे मतलब स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो भाई ये पहला केस था, सेकंड केस देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो तुम भी, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स से पास करने वाला। मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, ये तीनों पॉइंट गिवन है, ये मान के चलो, ये तीनों पॉइंट हमें गिवन है, ये मान के चलो। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 माइनस y3 z3, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट मुझे इस प्लेन में गिवन है और कहा है कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला प्लेन बता दो मुझे। अब देखो नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया, जनरल वेक्टर भी नहीं दिया, तो जनरल वेक्टर तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं जब मेरा मन होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे ये बताओ, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट पता है, क्या मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। ए सी भी लिख सकता हूँ फिर तो, अगर ए बी लिख सकता हूँ तो ए सी भी लिख सकते हैं। दोनों का क्रॉस लेते ही मुझे क्या नॉर्मल वेक्टर नहीं मिल जाएगा? बोलो यस और नो। ए बी वेक्टर का क्रॉस ले लिया ए सी वेक्टर से, ए बी का क्रॉस ए सी, राइट हैंड थंब रूल, बाहर की तरफ मिल गया मुझे नॉर्मल वेक्टर, मिल गया, बस बहुत बढ़िया। आर तो जनरल वेक्टर होता ही था, ले लो ये आर वाला वेक्टर तो पता ही है मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं, आर माइनस ए कौन है, ये वाला वेक्टर, ये बी वाला है, ये सी वाला, पोजीशन वेक्टर एबीसी के, डॉट ए बी क्रॉस ए सी, कितना 0, प्लेन वाला जनरल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। अब जैसे मैंने नॉर्मल निकाला है ए बी और ए सी से, तुम किन्हीं भी दो को लेके निकाल सकते हो, ए बी और बी सी ले लो, ए सी और बी सी ले लो, बी ए और सी ए ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो अब ध्यान से, ये हमें क्या दिख रहा है, एक वेक्टर डॉट बाकी ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको एक बॉक्स प्रोडक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम चाहे तो, आर माइनस ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, बॉक्स 0, ए बी की जगह बी ए सी की जगह सी ए भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो ऐसे लिख लो आर माइनस बी ए वेक्टर सी ए वेक्टर, वो भी मर्जी है, ए बी और बी सी लिख लो, जो मर्जी तुम्हारा मन हो वो लिख लो। अब तुम्हें याद है बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता था, एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता था, तो वो डिटर्मिनेंट क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, r माइनस r क्या है x y z, a क्या है x1 y1 z1, x माइनस x1 y, दूसरा ये बनाएगा b कौन है x2 y2
Z2, ये कौन है x1 y1, तो BA क्या होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1। CA क्या होगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और Z3 माइनस Z1। ये डिटर्मिनेंट जीरो करते, ये कौन सी है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी थी वेक्टर फॉर्म। तुम्हें कोई भी एक फॉर्म पता है, दूसरे बॉक्स को डिटर्मिनेंट में लिखना तुम्हें आता है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक इसका बन गई रो, एक इसकी रो बन गई और एक इसकी रो बन गई। फटाफट से नोटबुक में लिख दो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थर्ड केस इसका देखते हैं। हर एक में लिख क्या रहे हैं प्लेन की इक्वेशन, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर गिवन है उसका, and is parallel to and is parallel to vector B and vector C. Equation of plane passing through A and is parallel to vector B and vector C. 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, खुद से सोच के देखो इसकी इक्वेशन अपनी नोटबुक में। बोलना कोई मत, रिप्लाई कोई मत करना, बस खुद से सोच के देखो कि लिख पा रहे हो या नहीं, मतलब तरीका समझ आ रहा है कैसे लिखेंगे या नहीं। चैट बॉक्स में यस या नो लिख देना मुझे। हाँ भाई, सोच पा रहे हो, यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही। चलो आओ देखते हैं। ए पॉइंट गिवन था और ये कहा था कि ये जो प्लेन है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के पैरेलल है। ये बी और सी मैंने हवा में बनाया, तो जरा सोच के बताओ क्या नॉर्मल वेक्टर बी क्रॉस सी नहीं, इससे नहीं आ जाएगा। एन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये इन दोनों के पैरेलल है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्या कहते हो। तो यहां से एक वेक्टर ऐसा आ रहा होगा जो कि इसके भी और इनके भी परपेंडिकुलर होगा, और वो मिलेगा कैसे, बी क्रॉस सी से। नॉर्मल वेक्टर मिल गया, काम खत्म। फिर आगे की कहानी तो सेम है। क्या लिखूंगा, ये प्लेन वाला जनरल वेक्टर आ गया, क्या लिखूंगा, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो गया 0। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। आर और ए अलग कर दिए, इसको क्या बोलते हो प्यार से, आर बी सी बॉक्स इक्वल टू 0 था, तो इसको इधर ले जाता हूं, ए बी सी का बॉक्स। वो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कुल मिला के लिखा कैसे है हमने, ऐसे ही। प्लेन का वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसे आया, क्योंकि बी और सी दोनों पैरेलल हैं, जब दोनों का क्रॉस लूंगा तो वो परपेंडिकुलर गिरेगा प्लेन पे, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। बाकी तो बस फिर माइनस अलग करके एक साइड लेके गया हूं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो भाई, ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस इसका देखते हैं अब। देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point and a given line. Equation of plane passing through a given point and a given
लाइन, एक पॉइंट गिवन है प्लेन में और एक लाइन गिवन है। पॉइंट मान लेता हूं कोई इस बारी ए वेक्टर मान लेते हैं, और जो लाइन गिवन है उसकी इक्वेशन मान लेते हैं आर एस सी प्लस लैम्डा बी। इस लाइन से और इस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग चला लो पहले कि कैसे लिख पाओगे। इस पॉइंट, एक पॉइंट दिया हो, ये लाइन दी, चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस जिसने सोच लिया कि कैसे लिखेंगे। बढ़िया, आंचल ने लिख दिया। बाकी लोग, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए, एक प्लेन का वेक्टर जनरल, वो तो लिख लेंगे आर की हेल्प से। चलो, नॉर्मल वेक्टर की मेन दिक्कत है। मुझे ये बताओ, क्या ये वेक्टर बी वेक्टर है? ये सुनो, चैट बॉक्स में लिख के बताना ये सुनो। ये वेक्टर बी वेक्टर डायरेक्शन, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा सी, क्योंकि लाइन पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पता होगा। क्या मैं ये वाला वेक्टर भी लिख पाऊंगा? सी ए वेक्टर या ए सी वेक्टर कोई भी कह लो, इधर को कह लेता हूँ, इधर को कह लेता हूँ। तो मैं कह रहा हूं कि C माइनस ए वाला जो वेक्टर होगा, अगर उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ बी वेक्टर के साथ, तो मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाना चाहिए। C माइनस ए, ये वाला वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस कर दूंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा मुझे? एक नॉर्मल वेक्टर देगा हवा में। और उस नॉर्मल का मैं एक जनरल वेक्टर के साथ, जनरल वेक्टर कौन सा लेते थे हम? आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आर माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट इस नॉर्मल वेक्टर के साथ, ये क्या है? नॉर्मल वेक्टर। आर माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ये क्या है मेरे पास? नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है? जनरल वेक्टर। और यही तो ब्रह्मास्त्र था कि जनरल वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करो हमेशा। इसको बॉक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, आर माइनस ए, सी माइनस ए और बी का बॉक्स 0। एक एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, बॉक्स 0। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम सेम तरीके से एक जनरल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 करके हमेशा प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं। और भी केस देख सकते हैं चाहो तो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two given parallel lines, equation of plane passing through two given parallel lines, दो parallel lines से पास करने वाला प्लेन चाहिए। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये होगी a प्लस लैम्डा बी, ये मान लेता हूँ c प्लस लैम्डा बी, या इसको d ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। a प्लस लैम्डा बी आर वेक्टर, और ये भी, ये लाइन, ये दोनों लाइंस गिवन है मुझे। क्या कर सकता हूँ? a इसका फिक्स्ड पॉइंट पता ही होगा, C इसका फिक्स्ड पॉइंट पता ही होगा, फिर से ये लिख दूंगा C माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट B, डायरेक्शन पता है B, ये मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट किसी जनरल वेक्टर से, मान लो R वेक्टर, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जनरल, तो क्या लिख दूंगा? R माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ कितना? 0। नॉर्मल की वैल्यू पटक देना। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होगा नहीं। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बिल्कुल सेम पिछले वाला ही केस है। उस टाइम ये पॉइंट गिवन था, अब इसी को लाइन की फॉर्म में दे दिया। बात एक ही है, वो पॉइंट ले लो या लाइन ले लो, जरूरत तो पॉइंट की पड़ी है सिर्फ। पिछले वाला केस है डिट्टो। बहुत सारे केसेस हमने देखे अलग अलग तरीके से, जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन थी और हमने क्या करा? प्लेन की इक्वेशन निकाली। एक और देख लेते हैं, लास्ट है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ
plane in normal form. Equation of plane in normal form. Equation of plane in normal form. अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है ये सुनना जरा। उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है। गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो पहले क्या क्या है। एक तो नॉर्मल वेक्टर गिवन है और एक डी गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये दो चीजें गिवन है मुझे। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर, और डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस एन और डी के फॉर्म में हमें इक्वेशन देखना जरा। ये प्लेन हो गया, ये नॉर्मल, ये ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस डी गिवन है। सोचो 1 मिनट में फटाफट से। देखो देखिए जरा, नॉर्मल वेक्टर गिवन था, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया मान लो, ये ओरिजिन मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है मुझे कि ओरिजिन का प्लेन से जो डिस्टेंस है। ये एक जनरल वेक्टर मान लेता हूँ आर। जरा मुझे ये बताना, ये आर वेक्टर होगा ओरिजिन से ही, जब जनरल मान है तो ओरिजिन से ही होता था। ओरिजिन प्लेन के बाहर है कहीं, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, सही है। मैं क्या कह सकता हूँ, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर नॉर्मल वेक्टर की लो, देख सुनना जरा, ओ आर, ओपी देख दो, ओ, चलो आर ही बोल देता हूँ, ओ आर वेक्टर की प्रोजेक्शन, ओ आर वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग ओडी इज इक्वल्स टू डी होना चाहिए। ओ आर की प्रोजेक्शन अगर ओडी पे लेता हूँ, ओडी मतलब नॉर्मल वेक्टर पे, तो वो डी होना चाहिए, क्योंकि वो गिवन है कि ये डिस्टेंस डी होगा। यस और नो? इस वेक्टर की प्रोजेक्शन लेता हूँ परपेंडिकुलर के अलोंग, तो वो डी मिलनी चाहिए मुझे। नहीं तो तुम ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, ये तुम्हारे सामने ही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लो। ओ आर इंटू कॉस थीटा करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, डी डिस्टेंस आएगा। इसको थीटा बोल देता हूं, तो मुझे बताओ ओ आर इंटू कॉस थीटा डी आएगा कि नहीं? ओ आर इंटू कॉस थीटा डी आएगा या नहीं? ये राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे सामने बिल्कुल आएगा। तो यही तो कहते थे हाइपोटेन्यूज की प्रोजेक्शन। तो ओ आर की प्रोजेक्शन नॉर्मल पे ले कैसे सकता था? ओ आर वेक्टर डॉट एन कैप मस्ट बी इक्वल्स टू डी। एन कैप क्यों लिया ये तुम्हें सबको पता है, क्योंकि प्रोजेक्शन में दूसरे वाले वेक्टर, और ओ आर क्या है? आर वेक्टर डॉट एन कैप मस्ट बी इक्वल्स टू डी। ये आ गई नॉर्मल फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसमें ध्यान रखना, ये है क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। ये क्या है? जनरल वेक्टर।
जनरल वेक्टर इन प्लेन, और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, ये आर हमने जनरल वेक्टर की जगह क्या लिख लिया, पोजीशन वेक्टर है। जनरल वेक्टर तो होता था ना ऐसे वाला, इन द प्लेन, ये आर का पोजीशन। इस बार ओरिजिन की डिस्क्राइब करिए, ओरिजिन की हेल्प से सारी चीज। तो आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, देखना जरा ध्यान से, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ये आई मेरे पास इक्वेशन। सही है। आर वेक्टर मेरे पास जनरल वेक्टर है, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप ले लेता हूँ। एन कैप यूनिट वेक्टर है, क्या ले लेता हूँ, एल आई कैप, एल एम एन लेते थे याद है, जे कैप एन के कैप। ओरिजिन से डिस्टेंस डी, आर डॉट एन कितना बनेगा, एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल्स टू डी। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहीं से मैंने लेक्चर स्टार्ट भी करा था, कहा था कि ax प्लस बी वाई तुम लाइन लिखते थे, तीसरी डायमेंशन दे दोगे तो प्लेन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगा, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, किसके, नॉर्मल की, नॉर्मल वाला वेक्टर है। कोई वेक्टर मुझे ऐसा लिखा मिला 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 5 मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, 2,1,-3 जो कॉफिशिएंट्स है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या, डायरेक्शन कोसाइंस होते तो स्क्वायर्स का सम क्या आ रहा होता, 1 और होता। डायरेक्शन कोसाइंस में हमने पढ़ा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है, 1। और 1 क्यों आता है, यूनिट मैग्नीट्यूड की वजह से, यूनिट वेक्टर की वजह से। अब इनको डायरेक्शन कोसाइंस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो क्या कर सकते हो, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, रूट 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। तो सिर्फ इसमें नहीं, पूरी इक्वेशन को, जैसे इक्वेशन गिवन थी ये, मुझे किसी ने कहा कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता दो फॉर एग्जांपल, तो मैं सीधे इसको नहीं बोल सकता। राइट हैंड साइड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, लेकिन कब होता है, जब इधर डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो पहले ये जो 2 1 और -3 थे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा रूट 14 से दोनों साइड। अब ये जो क्वांटिटी आई है, ये क्या आई है, इट इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। डायरेक्टली राइट हैंड साइड को नहीं बोलेंगे जब तक इधर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर लिया। जैसे ही इधर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इक्वेशन में ही था, तब इस डी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो, मान लो ये वेक्टर गिवन है, तुम्हें कहा कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वेक्टर फॉर्म में। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड, ये तो आर वेक्टर, डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ये जो 2, -1, 3 है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है ना, किसके, नॉर्मल के। तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, इक्वल्स टू 5। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, यूनिट वेक्टर में, क्योंकि r डॉट एन कैप होता था। तो रूट 14 इधर भी ले आओ, रूट 14 इधर भी ले आओ, आंसर ये आ गया। इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल वेक्टर टू मतलब कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। देखो, थोड़ी सी क्लैरिटी और देने के लिए तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। मान लो प्लेन की इक्वेशन, तुम्हें जो जनरली प्लेन की इक्वेशन दिखाई देगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। मान लो ये, तो जो एक्स वाई जेड के साथ कॉफिशिएंट्स है ना, ए बी सी,
ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, हमेशा डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा हूँ, कोसाइंस नहीं, डायरेक्शन रेशियोज। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास स्क्वायर्स का सम 1 आ जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 आ जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं कि भाई ये डायरेक्शन रेशियोज ही थे। दूसरा, पहला पॉइंट। दूसरा देखना जरा, 2x माइनस वाई प्लस जेड, मान लो ऐसा दिया हुआ है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। उसने कहा कि भैया आप ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो, या कहा कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो तुम्हें क्या करना होगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, राइट हैंड साइड पे क्या आता था, ओरिजिन डिस्टेंस, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस को इधर लेके जाओगे, माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3। अब देखो ये जो -2, 1, कोफिशिएंट -2, 1, -1, क्या ये स्क्वायर्स का सम 1 आ रहा है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड है या नहीं। जैसे इसमें आ रहा है 4 + 1 + 1 6 आ रहा है, √6। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड √6 से डिवाइड कर लूंगा, ये मेरे पास आएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये कहानी है। तो जनरली लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, क्या मिलेंगे, सीधे कोफिशिएंट्स, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लोगे, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव करोगे, फिर ऐसे। और अगर ऐसे नहीं करना हो, ये सब नहीं करना है मान लो, तो तुम्हें इक्वेशन गिवन थी ये इक्वेशन गिवन थी ये, है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए था। तुम्हें याद है 2D ज्योमेट्री में जब स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे, एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या करते थे, पॉइंट लाई करा देते थे, नीचे √(a² + b² आता था। यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। पॉइंट लाई करा देते थे, नीचे √(a² + b² आता था। सेम चीज इसमें करेंगे, पॉइंट लाई करा दो, इस बार पॉइंट 3D में 0 0 0 लाई करा दो, क्या बनेगा, 0 - 0 + 0 + 3 अपॉन रूट में क्या आएगा, a² + b² + c²। क्या आंसर आया देखो, 3/√6। सीधे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेम 2D वाले फॉर्मूले से जैसे हम पहले निकालते थे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। बात समझ आई, ये सुनो।